हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको मूडल के साइट सेटअप के बारे में बताऊंगा। आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि सिर्फ मैंने इंस्टॉलेशन किया था, मूडल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि उसमें बहुत कुछ ऐसे काम रह गए थे जिसको करना जरूरी था। जैसे कि अभी हमने डोमेन नेम नहीं दिया है, जिससे कि डोमेन से हम उसको ब्राउज कर सकें। सर्वर अभी सिक्योर नहीं है क्योंकि उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल्ड नहीं है, और कुछ कैच और कुछ प्लगइन्स जो है उसमें इनेबल नहीं हुए हैं, एंटीवायरस इनेबल नहीं हुई है, और PHP CLI इनेबल नहीं है। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में आप उसके बाद आप यूजर एडमिनिस्ट्रेशन की यूजर कैसे ऐड करेंगे, क्या प्रिविलेज देंगे, बैकअप उस साइट का बैकअप और रिस्टोर कैसे करेंगे, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, साइट को मॉडिफाई करेंगे, थीम्स हुआ या साइट को कस्टमाइज करना हुआ, साइट के अपीयरेंस को चेंज करना होगा, उसको कैसे करेंगे। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर में बहुत छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होते हैं मैनेज करने के लिए कि सर्वर को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो अब जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने इंस्टॉलेशन किया था, इंस्टॉलेशन करने के बाद इस साइट से ब्राउज हो रहा था, हम इस साइट से एक्सेस कर रहे थे इस मूडल के वेबसाइट को। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हम आईपी से ना होके हम पर्टिकुलर किसी डोमेन से, जैसे www.google.com या microsoft.com, इस तरह के जो डोमेन नेम होते हैं उस तरह नेम से हम ब्राउज करें, तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम परचेज करने होंगे। और या तो अगर आपके पास डोमेन नेम है तो फिर आपको एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करने होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इस आईपी के लिए, वो रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आप परचेज नहीं करना चाहते हैं और फ्री में आप कुछ फ्री डोमेन मिल जाए, तो उसके लिए या तो आप नो आईपी पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डोमेन है, तो इस डोमेन पे मैं एक दूसरा डोमेन सब डोमेन क्रिएट करके उससे इस पर्टिकुलर आईपी को हम पॉइंट कर सकते हैं, तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं डोमेन से। और या तो हम नो आईपी का यूज करके हम यहाँ पे एक फ्री डोमेन यहाँ पे ले सकते हैं जो कि फ्री होता है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा सकता हूँ, या तीसरा ऑप्शन है कि आप एक नया डोमेन परचेज कर लीजिए और उसको परचेज करके आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास डोमेन है तो आप उस डोमेन के डीएनएस डोमेन लॉगिन करके और उसके मैनेज डीएनएस में जाके आप एक ए रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिए। जैसे ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हैं, आप ए रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेंगे। रिकॉर्ड में एक नाम दे देंगे, जैसे आप ये स्कूल, और उस जो डोमेन है आईपी है हमारे सर्वर की, जैसे ये आईपी यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं और ऐड ए रिकॉर्ड कर देते हैं। यस, तो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो
इसमें ऐसा होगा कि जैसे आप इसको रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ये रिकॉर्ड जो है प्रोपेगेट होने में 4 टू 6 आवर्स लग जाते हैं। तो एक तो इस तरह आप कर सकते हैं, सब डोमेन क्रिएट करके आप eschool.nsys.net.in कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपके पास डोमेन हो तो फिर डायरेक्ट डोमेन पे ही उस में आप कोई भी नया डोमेन लेके ऐड रिकॉर्ड करके और यहाँ पे होस्ट नेम कुछ नया डाल के ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे आईपी आप टाइप कर देंगे और ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। तो डायरेक्ट जैसे हमारा ये साइट है ansys.net.in, तो हम डायरेक्ट ansys.net ओपन कर सकते हैं, हम मॉडल की साइट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर आपके पास डोमेन नहीं है, आप बाय नहीं करना चाहते हैं, तो आप नो आईपी पे आपको फ्री आईपी मिलते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक डोमेन सब डोमेन यहाँ पे भी क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट होस्ट नेम, यहाँ पे मैंने ई स्कूल नाम दिया और यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया bounce.me.net और यहाँ पे आईपी को हम पॉइंट कर देते हैं, यस ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट होस्ट कर देते हैं, यस। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ई स्कूल bounce.me.net यहाँ पे आ गया। तो इस तरह जो है आप एक डोमेन आपको क्रिएट करने होंगे उसके लिए, आपकी साइट के लिए, और तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। अब ये है कि अब बात आती है कि अब जैसे मैंने वो क्रिएट किया नो आईपी पे, तो आप ई स्कूल डॉट बाउंस मी डॉट नेट, यस। अब देखिए अभी ये उससे हो रहा है। अब इसमें एक छोटा सा चेंजेस करने होंगे यहाँ पे, जैसे उसके लिए यहाँ पे मैं सर्वर को एसएसएच के थ्रू मैंने कनेक्ट कर लिया, जहाँ पे मॉडल की फाइलें अवेलेबल हैं, जैसा कि आप जानते होंगे cd var www html, यस। आप यहाँ पे नैनो कॉन्फ़िग, यस, यहाँ पे config.php को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे एक यस www रूट में यहाँ पे http:// IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, तो आपको इस डोमेन का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ eschool.bounce.me.net, eschool.bounce.me.net, और इसको हम सेव कर लेते हैं, यस। और उसके बाद हम अपाची को रिस्टार्ट कर देते हैं, यस। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं दोबारा eschool.bounce.me.net, यस। अब देखिए ये डोमेन नेम आ गया। तो इस तरह जो है मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हैं कि कैसे आप अपने साइट को आईपी टू नेम, मतलब पर्टिकुलर एक डोमेन नेम से हम ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि आप डोमेन एक परचेज कर लीजिए या है तो उसमें एक सब डोमेन क्रिएट करके उस आईपी को मैप कर दीजिए,
या 230, या तो आप फ्री आईपी यूज कर सकते हैं, जैसे नो आईपी फ्री, आपको 3 आईपी मतलब 3 डोमेन आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, तो आप उसका भी यूज करके आप अपने इस मूडल साइट को विथ नेम से ब्राउज कर सकते हैं। और एक छोटा सा सेटिंग को करना होगा, जो config.php में www में www रूट पे जहाँ पे एपी मेंशन है वहाँ पे आप डोमेन का नाम मेंशन कर देंगे और अपाचे को रिस्टार्ट कर देंगे, तो ये आपका डोमेन नेम से ब्राउज होने लगेगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कि हम इस साइट को मुझको सिक्योर करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल करने होते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पेड एसएसएल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, एसएसएल सर्टिफिकेट। या सेकंड ऑप्शन है कि ये लेट्स इनक्रिप्ट एक सर्विस है जो कि आपको फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो कि 90 डेज के लिए, और उसमें हम एक क्रोन जॉब सेट कर देंगे जो एवरी 90 डेज पे वो रिन्यू होता रहेगा। तो आपका जो है फ्री में आपका ये एसएसएल सर्टिफिकेट यूज जाएगा, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ब्राउज बाय भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बताता हूँ कि कैसे कैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट को इनेबल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो है सर्टबॉट की रिपोजिटरी है, लेट्स इनक्रिप्ट की रिपोजिटरी को ऐड कर लेते हैं। उसके लिए ऐड ppt रिपोजिटरी pp सर्टबॉट्स को एंट्री कर लेते हैं। इंटर कर देते हैं, यस। तो ये रिपोजिटरी ऐड हो गई सर्टबॉट की। अब इसके बाद अपडेट कर देते हैं। यस, जो है ये अपडेट हो गया है। उसके बाद जो है अब सर्टबॉट को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस कमांड का यूज करना होगा, apt-get install python certbot apache। इंटर कर देंगे, यस, इंस्टॉल कर लेंगे। यस, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब जो है इस एसएसएल को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब जो है सर्टिफिकेट को हम एक्वायर करेंगे, उसके लिए ये कमांड यूज करेंगे, सर्टबॉट -apache -d, और यहाँ पे हमको डोमेन नेम देना होगा eschool.bounce.me.net। ये इस कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ पे -d के बाद जो है डोमेन का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और एंटर कर देते हैं। यस, ये आपका जो है एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है, जिसमें आप कोई भी अपना जो है ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि रिन्यूअल के रिगार्डिंग किसी इंपॉर्टेंट नोटिस के रिगार्डिंग जो है आपको इस मेल पे आपको अपडेट्स मिलेंगे।
इस SSL सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग और इंटर कर देते हैं। एग्रीमेंट ये कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो फाइनली जो है सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड एक्वायर होंगे, मुझको सर्टिफिकेट मिल गया है और ये इसमें इनेबल हो गया है। और उसकी कुछ जो है सर्टिफिकेट्स की फाइलें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। etc let's encrypt live eschoolbounce.me.net fullchain.pem और प्राइवेट की यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे है, तो इनका यूज है। इनका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनका यूज, इन फाइलों का क्या यूज होगा। और इसके बाद और आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड हुआ है नहीं है या प्रॉपर तरह से सर्टिफाइड हुआ है नहीं, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे sslab.com SSL test analyze.nm और यहाँ पे इस URL के यूज करके आप यहाँ पे उसका डोमेन का नाम, अपने जिसको सर्टिफिकेट अभी इनेबल किया है उसका नाम, डोमेन का नाम डाल के एंटर कर देंगे तो आपको इसकी SSL सर्टिफिकेट की डिटेल्स आ जाएगी। यस, तो ये देखिए आपको ये eschool.bounce.me और ये वैलिड फ्रॉम 31 मई 2020 से लेके 29 अगस्त 2020 तक, मतलब 2 मंथ 28 डेज के लिए वैलिड है और सर्टिफिकेट है। ये आपका सर्टिफिकेट मिल गया है और वैलिडिटी भी शो कर रहा है और काफ़ी और डिटेल्स है। तो इसका मतलब यह है कि फाइनली हमारे जो है SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो है ये 29 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मुझको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ये उससे पहले ही ऑटो रिन्यू हो जाए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमको याद ना पड़े तो हम ना कर पाए, तो एक्सेस सर्टिफिकेट जो है फिर से एक्सपायर हो जाए तो फिर मुझको फिर से यही पूरा प्रोसेस करना पड़े। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि एक क्रॉन जॉब सेट कर देते हैं, जिसको शेड्यूल कर देते हैं, एक स्क्रिप्ट होती है। तो ये आपका जो है 90 डेज से पहले पहले ही आपका रिन्यू होता जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि उसको क्रॉन जॉब्स कैसे सेट करते हैं। तो क्रॉन जॉब सेट करने के लिए एक सर्ट बॉट ऑटो करके एक स्क्रिप्ट होती है, उसको टूल्स होता है जो उसको डाउनलोड करने होते हैं। उसको पहले डाउनलोड हम कर लेते हैं। उसके लिए ये कमांड यूज करने होंगे wget dlef.org सर्टबॉट ऑटो, ये डाउनलोड करने होंगे और डाउनलोड इसको हम कर लेते हैं। यस, तो सर्टबॉट हाइपर ऑटो डाउनलोड हो गया। अब इसको हम मूव कर लेते हैं लेट्स इंस्क्रिप्ट की डायरेक्टरी में, जहां पर लेट्स इंस्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है। मूव सर्टबॉट यस, यहाँ पे हमने मूव कर दिया। और तो इस डायरेक्टरी में जहाँ पे लेट्स इंस्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है वहाँ पे उस डायरेक्टरी में मूव कर दिया। अब इसी सर्ट
बॉट हाइफन ऑटो को हम क्रॉन जॉब सेट करेंगे जिससे कि वो ऑटो रिन्यू होता रहे। तो उसके लिए ई क्रॉन टैब हाइफन ई। यस, इसमें हम कौन सा एडिटर यूज करते हैं, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। यस, यहाँ पे लास्ट में जाके हम यहाँ पे ये यस, तो ये जो है कमांड का यूज करेंगे, लेट्स स्क्रिप्ट सर्टपॉट ऑटो रिन्यू, और उसके बाद जो है रिन्यू करेगा और अपाचे को रिस्टार्ट कर देगा। तो इस स्क्रिप्ट इस लाइन को हम जरूर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और ये इसने देखा है कि मैंने 45 डेज पे मैंने इसको रिन्यू सेट किया है, जबकि 90 डेज का वैलिडिटी है, फिर भी हमने 45 डेज का सेट किया था। और इसको सेट करके मैं इसको आप इस क्रोम जॉब के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप यहाँ से आप जो है डेट एंड टाइम को आप शेड्यूल कर सकते हैं और कितने दिन पे रिन्यू चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी जो है इनेबल तो हो गया है एसएसएल सर्टिफिकेट हमारा ई स्कूल डॉट बाउंस मी डॉट नेट इनेबल्ड हो गया है, लेकिन अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसमें अभी क्या है, जो मॉडल की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। उसके लिए हम कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करते हैं। यस, कॉन्फ़िग फाइल को मॉडल की कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे एक छोटा सा माइनर चेंजेस करने होंगे। वो है जैसे कि पहले मैंने डोमेन नेम दिया था तो दैट्स ओके, और यहाँ पे HTTP की जगह पे HTTPS यूज करेंगे और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और अपाचे को रिस्टार्ट कर देते हैं। यस, तो अब फाइनली ये एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल्ड भी हो गया। मैंने कॉन्फ़िग फाइल में मैं उसको चेंजेस भी कर दिए। चेक करते हैं कि सर्टिफाइड ये हुआ है या नहीं प्रॉपर साइट को। तो हम ई स्कूल यस, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा साइट जो है पूरी तरह से सिक्योर हो गया एसएसएल सर्टिफिकेट से। और ये यहाँ पे आइकन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर। तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी कुकीज वगैरह काफी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे होता फाइनली हमारा साइट जो है वेबसाइट ई स्कूल डॉट बाउंस मी डॉट नेट सिक्योर हो गया एसएसएल सर्टिफिकेट। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इससे मॉडर्न जो साइट इंस्टॉल्ड है उसमें काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं।
तो आइए सबसे पहले इसको हम एडमिन यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम में जो जो एडमिन यूजर हमने क्रिएट किया था उस यूजर से हम क्रिएट कर लेते हैं। और ये लॉगिन करने के बाद का ये स्क्रीन है। तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक वार्निंग शो कर रहा है, या कोई ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसमें मैसेज आ रहा है कि आप साइट को रजिस्टर करने के लिए, तो ये आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये मूडल की साइट पे रजिस्टर हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं इस साइट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जैसे साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर्स, कोर्स, ग्रेड, प्लगइन्स, अपीयरेंस, सर्वर, रिपोर्ट एंड डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साइट एडमिनिस्ट्रेशन में लोकेशन पे को कवर करते हैं। लोकेशन में हमको लोकेशन सेट करना होगा। लोकेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। यस, यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम जोन आप सेट करेंगे। जो भी आपकी कंट्री का जो भी लोकेशन टाइम जोन होगा, आप टाइम जोन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर एशिया कोलकाता है इंडिया का, तो उसको सेलेक्ट कर रखा है आप। और इसके अलावा अगर कुछ हो तो चेंज कर लेंगे। और जो डिफॉल्ट कंट्री में आप अपने कंट्री का नाम मेंशन कर देंगे, इंडिया। और सिटी आप दिल्ली सेट कर देंगे, जो भी आपकी सिटी हो तो सेट कर देंगे। और कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप सेव सेटिंग कर देंगे। यस, इसके बाद जो है लोकेशन की हो गया। अब इसके बाद आते हैं लैंग्वेज। इसमें बहुत से लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है इंग्लिश के अलावा। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज सेटिंग, आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज डिफॉल्ट लैंग्वेज, तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अभी इंग्लिश है। यहाँ पे ऑप्शंस इनेबल करने होंगे, तो आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा भी और सेट करने का ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके लिए आपको लैंग्वेज पैक में आ जाएंगे, और यहाँ पे अवेलेबल जो इंस्टॉल्ड लैंग्वेज है इंग्लिश इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे अवेलेबल लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं एक हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी 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 लैंग्वेज को आप यहाँ पे चाहे तो इंस्टॉल कर, मल्टीपल लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल सेलेक्टेड इन लैंग्वेज पैक। यस, लैंग्वेज हाई हिंदी वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लैंग्वेज सेटिंग्स। यस, अब देखिए डिफॉल्ट लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा हिंदी भी आ रहा है। इस तरह जो है मल्टीपल लैंग्वेज आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा भी किसी और लैंग्वेज में आप अपनी इस वेबसाइट को सेट करना चाहते हैं लैंग्वेज का, तो आप यहाँ से वहाँ से इंस्टॉल करके लैंग्वेज इंस्टॉल करके फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करके वो और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया वो उस लैंग्वेज में ये साइट आ जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर्स है लैंग्वेज चेंज करने का। और तो इस तरह जो है लैंग्वेज आप
इस साइट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये है फ्रंट पेज में आ जाते हैं, फ्रंट पेज सेटिंग्स। यस, तो यहाँ पे जो है फ्रंट पेज सेटिंग में फुल साइट नेम ई स्कूल फॉर स्टूडेंट आप दे सकते हैं। जैसा भी आप पूरा नाम, स्कूल का पूरा नाम दे सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम हो या जो भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है। और यहाँ पे शॉर्ट नेम दे सकते हैं, सिंगल वर्ड। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे ई स्कूल फॉर स्टूडेंट नाम दिया और मैंने एक शॉर्ट में ई स्कूल नाम दिया। और फ्रंट पेज समरी, आप यहाँ पे कुछ समरी डिस्क्राइब कर सकते हैं और यहाँ से इमेज लगा सकते, यूज कर सकते हैं, इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ पे फ्रंट पेज आइटम व्हेन लॉग्ड इन और फ्रंट पेज। तो ये ऑप्शन है कि आपको साइट पे बिना लॉगिन के क्या क्या ऑप्शंस दिखे और क्या क्या ऑप्शन लॉगिन के बाद दिखे। तो लिस्ट ऑफ कोर्स तो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। इसके अलावा आप चाहें तो अनाउंसमेंट इनेबल कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ कैटेगरी भी इनेबल कर सकते हैं और कोर्स सर्च बॉक्स भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो मैंने इनेबल किया इसमें जो है बिना लॉगिन के ये ऑप्शंस दिखेंगे, बिना लॉगिन करने के। और जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो क्या क्या उसको फ्रंट पेज में जैसे जो इसका फ्रंट पेज है, ये साइट होम। तो अभी यहाँ पे अवेलेबल कोर्स ही अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो लिस्ट ऑफ कोर्स। और यहाँ पे और कुछ जैसे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज और कोर्स सर्च बॉक्स और भी कई ऑप्शंस हैं। तो इनको इनेबल करके और यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो वो ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लगे। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यस, ये देखिए अभी तो मिसलेनियस एक डिफॉल्ट कैटेगरी क्रिएटेड है इसके अंदर इंस्टॉलेशन टाइम पे ही। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, अभी कोई कोर्स नहीं है और ऐड न्यू कोर्स अवेलेबल, सर्च ऑप्शंस आ गया। तो अब अभी तो बहुत सा कुछ इसमें फ्रंट पेज में, साइट के होम पेज में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि जिससे कि आप स्टार्टअप पे ये पहले क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरह जो है फ्रंट पेज को चेंज कर सकते हैं। और भी काफी ऑप्शंस इसमें हैं, तो हम ये एडवांस टॉपिक में कवर करेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने बेसिक साइट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो है यूजर्स मैनेजमेंट। तो यूजर्स मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यूजर्स क्रिएट करना, उसको प्रिविलेज करना, उसको पासवर्ड सेट करना, उसकी प्रोफाइल सेट करना, ग्रुप बनाना, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर सेट करना, प्रिविलेज प्रोवाइड करना, ठीक है। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें यूजर्स एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ब्राउज लिस्ट ऑफ यूजर्स। यस, तो अभी तो सिर्फ एक ही यूजर बना हुआ है, एडमिन यूजर। आप चाहे तो ये और भी बहुत सी यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके यूजर क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू यूजर करेंगे। यस, तो यहाँ पे एक डेमो, एक यूजर हमने नाम क्रिएट कर रहे हैं, डेमो 1। यहाँ पे मैनुअल अकाउंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे कुछ सेट कर देते हैं।
या ऑप्शंस है पोस्ट पासवर्ड चेंज कि फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो जो भी यूजर का ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम में वो उसको चेंज करने के बाद ही वो लॉगिन होगा। तो ये ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं और नाम दे सकते हैं, डेमो नाम दे दिया यूजर, और यह ऑप्शन है ईमेल डिस्प्ले। तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कि ये शो हो या ना हो। हाइड माय ईमेल एड्रेस फ्रॉम नॉन प्रिविलेज यूजर्स, allow everyone to see my email address, allow only you other course member to see my email। तो हम फर्स्ट ऑप्शन हाइड माय ईमेल एड्रेस फ्रॉम नॉन प्रिविलेज यूजर इस चेक कर देते हैं। यूजर का सिटी, टाउन, सेलेक्ट कंट्री, टाइम जोन, इंग्लिश और अपने डिस्क्रिप्शन, और यूजर्स अपना आइकन, जैसे ये आइकन सेट है तो उस तरह का आइकन अपना लगा सकते हैं। और कुछ और भी डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, एडिशनल नेम्स, ऑप्शनल वगैरह वगैरह, और यहाँ पे क्रिएट यूजर्स करते हैं। तो इस तरह जो है एक यूजर क्रिएट हो गया। अगर कभी इन केस अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है पर्टिकुलर यूजर में, उसका पासवर्ड चेंज करना है या कुछ, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यस, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सस्पेंड यूजर, सस्पेंड करना चाहते हैं इस यूजर को तो यहाँ से उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि यूजर करेंगे। जैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट जैसे ब्राउज में भी ऑप्शन दिया हुआ है ऐड यूजर करने के लिए, ऐसे यहाँ पे भी ऐड यूजर कर सकते हैं। और बल्क यूजर एक्शन में क्या होता है कि अगर काफ़ी यूजर्स हैं तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि काफ़ी चेंजेस बल्क में करने होते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले डेमो यूजर को, जितने भी यूजर पे आप बल्क में चेंजेस करना चाहते हैं उनको आप यहाँ करके और ऐड टू सिलेक्शन में कर देंगे। तो जैसे कि डेमो यूजर को मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे यहाँ पे सेट करके यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन कर देंगे तो वो लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ पे सिलेक्टेड की लिस्ट में आ जाएंगे। और इसमें क्या चीज करना चाहते हैं आप, यहाँ पे एक्शंस, क्या एक्शंस करना चाहते हैं तो सेंड ए मैसेज, डिलीट, डिस्प्ले ऑन पेज, डाउनलोड, पोस्ट, पासवर्ड चेंज, पॉलिसी लगा सकते हैं, ऐड टू कोहॉर्ट। कोहॉर्ट मतलब यहाँ पे मतलब है कि एक ग्रुप बनाना। मैं आपको बताऊंगा ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप इन द सेंस कि जैसे कि पर्टिकुलर अपने कोर्स एक बनाया हुआ है, कोर्स क्रिएट किया है यहाँ पे, और अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो आप चाहते हैं कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से यूजर्स होंगे, तो या तो वन बाय वन एक एक यूजर को आप सेलेक्ट करके इनरोल करें, या आप एक कोहॉर्ट बना दीजिए उस सब्जेक्ट के लिए। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कोहॉर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, तो उस कोहॉर्ट में जितने भी यूजर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो उसके लिए डायरेक्टली इनरोल हो जाएंगे। तो ये कोहॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आप बल्क यूजर एक्सेस ले सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कोहॉर्ट। कोहॉर्ट अभी मैं बताऊंगा, काफी यूजर अभी और यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करके फिर हमको कोहॉर्ट आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। और यूजर मैनेजमेंट यहाँ पे है। ये है यूजर में डिफॉल्ट यूजर फिल्टर्स, तो ये इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। यूजर प्रोफाइल फील्ड और भी फील्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे एक है अपलोड यूजर्स। अब ये एक है कि अगर आपको
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अपलोड करना है तो क्रिएट करना है तो आप एक-एक यूज़र को क्रिएट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपके 10, 20, 100, थाउज़ेंड्स यूज़र्स स्टूडेंट हैं और आप उनका क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एक सीएसवी फाइल क्रिएट करें और सीएसवी फाइल क्रिएट करके आप डायरेक्टली उस फाइल को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट कर लेंगे तो डायरेक्टली वो यूजर क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके लिए एक सैंपल फाइल दिया हुआ है example.csv फाइल। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यस, और इस फाइल को हम देखते हैं। यस, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यूजर नेम में स्टूडेंट का यूजर नेम यहाँ पे टाइप किया जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, बस इतना ही करना होगा। और उसके बाद ये इस तरह के आप जो है फील्ड क्रिएट कर लेंगे। फील्ड क्रिएट करके डायरेक्टली आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक फाइल को ऑलरेडी क्रिएट किया है उसी सैंपल फाइल के अकॉर्डिंग, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो मैंने एक सैंपल फाइल उसी हिसाब से मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो इसका यूज हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर्स, अपलोड यूजर्स, चूज ए फाइल। यहाँ फाइल पिकर आ गया है तो यहाँ पे फाइल को सीएसवी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यस, तो इस यूजर्स फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपलोड करते हैं। यहाँ पे आ गया और इसको हम अपलोड यूजर्स कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे दिख गया कि इतने फाइल हैं, 6 यूजर्स। और ऐड न्यू, यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड इफ नीडेड एंड सेंड द ईमेल। क्रिएट पासवर्ड इफ नीडेड एंड सेंड पासवर्ड एज इट इज, ऐसे रहने देते हैं। हम बल्क एक्शन लेके हम पासवर्ड चेंज कर देंगे। सिटी आप चेक कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट्स भी दे सकते हैं और काफ़ी चीज़ें एक साथ बल्क में चेंज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओके, और अपलोड यूजर्स कर लेते हैं। यस, कंटिन्यू। तो ये यूजर्स जो है अपलोड हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्राउज लिस्ट ऑफ यूजर्स। देखिए काफ़ी यूजर्स हैं, तुरंत ही क्रिएट हो गए इंपोर्ट करने से। तो इस हिसाब से तो फिर आप जो है बल्क एक्शन ले सकते हैं, जैसे पासवर्ड चेंज करना, कुछ और भी चेंजेज करने हैं यूजर्स में। यहाँ पे बल्क यूजर एक्शन, तो इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इस हिसाब से पोस्ट चेंज पासवर्ड वगैरह जो भी पॉलिसी फोर्स बल्क में कोई करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कोहॉर्ट यूज कर सकते हैं। आप कोहॉर्ट यूज करने के लिए एक न्यू, अगर फॉर एग्जांपल एक अगर मैं एक कोई कोर्स क्रिएट करूंगा इन फ्यूचर, अभी जो हम कोर्स मैनेजमेंट करेंगे और मैं एक इंग्लिश का एक सब्जेक्ट, एक कोर्स क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, इंग्लिश स्टूडेंट्स। और यहाँ पे
नाम दिया और इसको सेव कर दिए। अब यहाँ पे यूजर्स को ऐड करेंगे इसमें इस अब यहाँ पे जैसे हैं तो मैं एक टेबल यूजर को और स्टूडेंट 2 को और पीयूष को मैंने इस कोर्स में ऐड कर दिया, इस ग्रुप में। ठीक है, बैक टू कोहॉर्ट। यस, तो 3 स्टूडेंट की लिस्ट इसमें आ गई। तो इस तरह जो है कोहॉर्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये कोहॉर्ट का ऑप्शंस हो गया। अब आता है ऑप्शन की अपलोड यूजर प्रोफाइल्स। जैसे कि मैंने ये पर्टिकुलर एक यूजर का भी प्रोफाइल जैसे ब्राउज यूजर करते हैं और यहाँ पे जैसे कि अमरनाथ जायसवाल को एडिट करते हैं और यहाँ पे यूजर प्रोफाइल को आप यहाँ पे यूजर प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो आपका इमेज तो यहाँ पे तो अगर आप चाहते हैं कि बल्क में आप करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए अपलोड यूजर पिक्चर्स। तो इसका एक प्रोसीजर होता है। इसका प्रोसीजर ये होता है बल्क में चेंज करने की। आप सभी यूजर स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर आप एक फोल्डर में रख लेंगे। जैसे यस, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पिक्चर चेंज करने के लिए आपको जो भी प्रोफाइल का नेम होगा, यूजर नेम होगा, वही प्रोफाइल पिक्चर का नाम भी वही रखेंगे, तब जाके अपलोड होगा। उसके लिए फिर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में इसको रख लेंगे और रखने बाद तो आप जिप कर लेंगे। यूजर प्रोफाइल पिक्चर्स डॉट जिप कर लिए और जिप करने के बाद इस जिप फाइल को हम अपलोड कर देंगे। अपलोड यूजर पिक्चर्स, इसमें बता रहा है कि जिप फाइल को चूज ए फाइल, ये यूजर प्रोफाइल पिक्चर डॉट जिप ओपन करते हैं। अपलोड यूजर पिक्चर्स। ये पिक्चर्स जो है जो यूजर का अपडेट हो गया प्रोफाइल पिक्चर वो तो हो गया, जिसका नहीं हुआ इसका मतलब ऑलरेडी है पिक्चर, तो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप यूजर्स का प्रोफाइल या स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और है, अपलोड यूजर पिक्चर्स जब आप करते हैं तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो भी इमेज का जेपीजी फाइल का जो भी नाम होगा वो जो यूजर नेम होगा, ये आपके 3 ऑप्शंस हैं कि इमेज का नाम यूजर नेम से रखना चाहते हैं, आईडी नंबर के हिसाब से रखना चाहते हैं या आईडी के हिसाब से। तो आप तीनों में से जो आपने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है इमेज का नाम, उस हिसाब से ये सिलेक्ट करेंगे। यूजर नेम है तो यूजर नेम, तो बेस्ट ये ऑप्शन है कि यूजर नेम रखें। अदरवाइज आपको यूजर्स की आपका ये आईडी नंबर या आईडी जरूरत पड़ेगी, तो आप यूजर नेम, आईडी नंबर या आईडी के नाम से अपलोड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है ओवरराइट एग्जिस्टिंग यूजर्स पिक्चर। अगर ऑलरेडी इसमें जैसे मैंने अभी अपलोड किया था तो उसमें बता रहा था एडमिन का ऑलरेडी यूजर्स प्रोफाइल अपलोडेड है, तो वो स्किप कर दिया और बाकी यूजर्स का और स्टूडेंट का
प्रोफाइल चेंज कर दिया, लेकिन आप ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं कि ओवरराइट करने का। अगर तो यहाँ पे यस कर देंगे तो ओवरराइट कर देगा। तो इस तरह जो है प्रोफाइल पिक्चर्स जो है सभी स्टूडेंट का बल्क में आप चेंज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी प्लगइन्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन टाइम में ही इंस्टॉल हो जाते हैं, इनबिल्ड होते हैं, और कुछ प्लगइन्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करने होते हैं। और आप इसके इंस्टॉलेशन की कई मेथड है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप प्लगइन्स को डाउनलोड करके मूडल की वेबसाइट से वहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके आप अपलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो पहला टॉपिक हमने जिसे बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है इस साइट को जो है रजिस्टर करना जरूरी है। योर साइट इज नॉट एट रजिस्टर्ड। तो अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर योर साइट, और यहाँ पे आप इसमें डिटेल भर के और रजिस्टर योर साइट कर देंगे, सिंपली ये रजिस्टर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। और अगर इसको रजिस्टर आप कर देते हैं तो आप जो है डायरेक्ट प्लगइन्स जो है मूडल की वेबसाइट से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स फ्रॉम द मूडल प्लगइन डायरेक्टरी, यहाँ से करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप जो है पैकेज डायरेक्ट मूडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल के तौर पे मैं एक प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा। उसके पहले मैं उस प्लगइन को मैं मूडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके लिए हम मूडल प्लगइन डायरेक्टरी इसको ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अटेंडेंस का एक प्लगइन्स डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत से आपको जो भी प्लगइन्स की जरूरत है आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, अगर अवेलेबल होगा तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं एक अटेंडेंस का प्लगइन्स यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, इसमें काफ़ी है प्लगइन्स अटेंडेंस के नाम से। तो आप कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्जन का जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा है। तो लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू आप मॉडल के वर्जन के हिसाब से। तो इट्स ओके, 3 पॉइंट है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यस, चूज फाइल करते हैं और डाउनलोड्स, यस, मॉडल अटेंडेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन, अपलोड दिस फाइल, यस, और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन फ्रॉम द जिप फाइल, कंटिन्यू। प्लगइन ये चेक कर लिया, सभी ओके है। योर सर्वर इन्वायरमेंट मीट ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये ओके है, इट्स ओके। और यहाँ पे अब फाइनली जो है अपग्रेड मॉडल डाटाबेस,
आप चाहे तो इस स्टेप पे भी आप प्लगइन को इंस्टॉलेशन को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल दिस इंस्टॉलेशन। और अगर कंटिन्यू, तो यहाँ पे अपग्रेड मॉडल डाटाबेस आपको करना जरूरी है। जब तक इसको आप अपग्रेड मॉडल डाटाबेस को नहीं करेंगे तब तक फाइनल नीली ये अटेंडेंस का प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा। तो अपग्रेड मॉडल डाटाबेस नाउ। यस, सक्सेस, कंटिन्यू। इसमें काफी सेटिंग्स चेंज करने की है, तो एज इट इज डिफॉल्ट हम इसको रहने देते हैं, सेव चेंजेस कर देते हैं। जब हम अटेंडेंस का ऑप्शंस, जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे वहाँ पे अटेंडेंस को हम ऑप्शंस लेंगे, तो उस समय हम चेक कर लेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस की, अटेंडेंस की ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ठीक है, इट्स ओके, इसमें इसमें कोई एरर नहीं है। तो फाइनली हमारा जो है एक प्लगइन्स, अटेंडेंस का प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हो गया। यहाँ पे प्लगइन ओवरव्यू देख सकते हैं, ये देखिए। तो कभी कुछ चेंजेस करने होंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह काफी जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो आप वहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप साइट को रजिस्टर कर दें तो आप डायरेक्टली जो है मॉडल की वेबसाइट से डायरेक्टली आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। और इसमें कुछ इस प्लगइन्स के उसमें कुछ हैं, काफी प्लगइन्स हैं, तो अभी इन सभी टॉपिक को हम नहीं कवर करेंगे। ये जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे तो काफी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हम इसमें करेंगे। और अभी हम एडमिन टूल्स में आ जाते हैं, मैनेज एडमिन टूल्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो जो अब इसमें इंस्टॉल्ड है टूल्स, तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो इट्स ओके। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन, यस। तो रिसाइकिल बिन बाय डिफॉल्ट इनेबल होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी आप डिलीट वगैरह करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकिल बिन पड़ा रहता है। उसके कुछ टाइम के बाद वो जो है फाइनली रिसाइकिल बिन से भी रिमूव होता है। तो बाय डिफॉल्ट 1 वीक सेट है, आप इसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इनेबल कैटेगरी रिसाइकिल बिन, तो ठीक है, इट्स ओके। आप इसमें लाइफ टाइम, आइटम लाइफ टाइम को आप बढ़ा और घटा सकते हैं, डेज के हिसाब रखते हैं, वो आवर के हिसाब रखते हैं, मिनट, ये डिपेंड करता है आपके स्टोरेज के ऊपर कि आपने प्लगइन सर्वर, जो आपका मॉड्यूल का सर्वर है, जो आपने ये साइट डेवलप किए बनाया है, उसमें स्टोरेज आपने कितना अलॉट किया है। तो ठीक है, इसके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें एंटीवायरस, मैनेज एंटीवायरस प्लगइन्स। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जो इंस्टॉलेशन किया उस इंस्टॉलेशन में मैंने एंटीवायरस भी इंस्टॉल्ड हुआ है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। मैनेज एंटीवायरस प्लगइन्स, इसमें क्या है कि यहाँ पे पहले सेटिंग्स में चले जाते हैं। यस, इसमें सेटिंग्स में आके यहाँ पे जो है इसमें पाथ सेट करना होता है, कमांड लाइन। तो
ये जो है ये पाथ इसमें एग्जांपल दे रहा है कि अगर लिनक्स में इंस्टॉल्ड है तो ये पाथ हो सकता है या ये पाथ हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ क्लेम डी स्कैन का डिफ़ॉल्ट पाथ क्या है। उसके लिए हम सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्लेम स्कैन सर्च करते हैं कि ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं। इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, वेयर इज क्लेम स्कैन। यस, तो ये डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। तो इसका जो पाथ है ये, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यूजर बिन क्लेम स्कैन। और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और सेव चेंजेस। और जो है अब इसके बाद इसको हम इनेबल कर देते हैं। तो ये फाइनली आपका जो है क्लेम की सेटिंग्स भी हो गई है, आपको इसको इनेबल भी कर दिया है। और ये आपके अगर कुछ फाइल्स होती है या कुछ ऐसी इसमें सस्पिशियस फाइल लगी तो ये स्कैन करके आपको रिपोर्ट दे सकता है और उसको रिमूव भी कर सकता है। तो ये फाइनली आपका एंटीवायरस जो है की सेटिंग्स हो गई। अब ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मैनेज करने के ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे कि मैनेज ऑथेंटिकेशन, इसमें कई ऑप्शंस हैं। मैनुअल अकाउंट्स और नो लॉगिन, ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन। और तो ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन अभी हम इसको डिसेबल रखते हैं, क्योंकि हम ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन अगर आपको जरूरत होगी तो हम करेंगे। इससे ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूजर जो है साइन अप कर सकता है, साइन अप करके और खुद अकाउंट क्रिएट कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर आप स्कूल पर्पज से अगर ये या किसी इंस्टीट्यूट के लिए आप ये साइट रेडी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन ना करें। हाँ, क्योंकि काफी स्पैम्स वगैरह आ सकते हैं। तो आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करें तो बेस्ट रहेगा। तो मैनुअल रजिस्ट्रेशन मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन बताया था कि आप बल्क में भी 1 बाय 1 भी क्रिएट करके यूजर क्रिएट कर सकते हैं या बल्क में CSV फाइल अपलोड करके आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें बता रहा है कि 8 यूजर्स हैं मैनुअल अकाउंट्स क्रिएट करने के। और मैनुअल अकाउंट्स में कुछ सेटिंग्स करने के लिए होता है, जैसे कि सेटिंग्स में आ जाते हैं इनेबल पासवर्ड एक्सपायरी। आप पासवर्ड एक्सपायरी का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि यस या नो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ 30 डेज या जैसे पासवर्ड एक्सपायरी डेट 30 डेज, अगर आप यस कर देते हैं तो 30 डेज में वो एक्सपायर हो जाएगा और ये स्टूडेंट को फोर्स करेगा कि आप पासवर्ड चेंज करें। नोटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं।
कितने दिन वार्निंग के एक्सपायरेशन वार्निंग का, तो 1 दिन 2 दिन जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बस इतना ही बेसिक है। ये 3 टॉपिक है, आप इसमें इनेबल कर सकते हैं पासवर्ड एक्सपायरी का ऑप्शंस। इसी तरह जो है ये ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन का भी है। अगर जब इसको इनेबल करेंगे तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी होती है। कैप्चा इनेबल करने के लिए है, आप यहाँ पर कैप्चा इनेबल कर सकते हैं। कैप्चा इनेबल करने के लिए कुछ ऑप्शंस की जरूरत होगी। इस टॉपिक को हम बाद में करेंगे, आपको इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा कुछ, क्योंकि कैप्चा यूज करने के लिए जैसे कि रोबोट, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन न करे कि मतलब आप ऐसा लगे कि ऐसा ऑटोमेटेड अकाउंट ना क्रिएट हो, तो उसके लिए कैप्चा की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आपको यहाँ पे रिकैप्चा की डिटेल लेनी। तो और भी बहुत से ऑथेंटिकेशन मेथड है। मेनली हम मैनुअल अकाउंट मेथड और ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। ये मैनुअल मेथड तो इजी है, और आप खुद अकाउंट रजिस्टर करेंगे। ईमेल बेस्ड में कि ईमेल बेस्ड पे रजिस्ट्रेशन होगा, और ईमेल बेस्ड रजिस्ट्रेशन में आपको एसएमटीपी सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ब्लॉक्स में आ जाते हैं। ब्लॉक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैनेज ब्लॉक्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें एक यूट्यूब का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, यूट्यूब को। और अगर आपके पास यूट्यूब के चैनल हैं, यूट्यूब पे आपने चैनल क्रिएट कर रखा है, तो यूट्यूब को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे यूट्यूब का एपीआई कोड यहाँ पे लॉगिन एपीआई कोड यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपको एपीआई कोड यहाँ से मिल जाएगा। इस लिंक यहाँ दिया हुआ, वहाँ लॉगिन करके आपको ये एपीआई कोड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लॉगिन करके यहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है, तो यहाँ से एपीआई कोड आपको यहाँ से मिल सकता है, और वो एपीआई कोड आपके यूट्यूब चैनल के यहाँ पे इंटर करके सेव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। तो जो है आपका यूट्यूब चैनल जो है इस आपकी मॉडल में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप जो भी वीडियो आप पब्लिश करेंगे यूट्यूब पे, वो यहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा आपके इस मॉडल साइट में। या उन पर्टिकुलर जब कोर्स क्रिएट करेंगे तो उस चैनल को आप, उस वीडियो को उस कोर्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है कैशिंग को कवर करते हैं। ये काफी आपके सिस्टम, आपके मॉडल साइट को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कैशिंग का इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल टाइम में ये टॉपिक मैंने ये टूल्स इंस्टॉल किया है। अगर आपने जैसा मैंने इंस्टॉल किया उसी तरह आपने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल हुआ होगा। और कैशिंग इनेबल करने के लिए आपको कुछ सर्वर में चेंजेस करने होंगे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आप सर्वर में आ जाएंगे। उसके लिए ओपी कैसे .ini फाइल को मॉडिफाई करनी होगी कुछ। तो उसके लिए हम etc php जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, जो डिफॉल्ट हमने PHP इसको सेट है, इसको 7.4 है, तो cd 7.4 ls मोड अवेलेबल में चले जाएगी। cd यहाँ पे ओपी कैसे अवेलेबल होगा, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो नैनो
तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन करना है। अगर यहाँ पे कमेंटेड होता तो आपको अनकमेंट करना होता है। तो वैसे ये बाय डिफॉल्ट अनकमेंटेड है, इसका मतलब ये यहाँ पे इनेबल्ड है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है php.ini में कुछ चेक करने होंगे और रिकॉर्डिंग सेट करने होंगे। तो उसके लिए हम अपाचे 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको php.ini फाइल मिलेगी। नैनो php.ini फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ओपी कैश। यस, यहाँ पे जो है ओपी कैश डॉट इनेबल इक्वल टू 1 है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो है ओपी कैश से मेमोरी कंजम्पशन इक्वल टू 128, आप इसको भी अनकमेंट कर देंगे। और इसके बाद जो है ओपी कैसे मैक्स एक्सेलरेटेड फाइल्स को भी यहाँ पे अनकमेंट कर देंगे। और इसके बाद जो है यस, ओपी कैसे रिवैलिडेट, नहीं ये नहीं, यस, ओपी कैसे रिवैलिडेट फ्रीक्वेंसी, इसमें 2 है, इसको 60 कर देंगे। और इसको अनकमेंट कर देते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे ओपी कैसे .u.cwd को अनकमेंट कर देंगे। और यहाँ पे ओपी कैसे वैलिडेट टाइम स्टैम्प को भी हम अनकमेंट कर लेंगे। और इसके बाद एक चेंजेस और करने हैं। यस, ओपी कैसे सेव कमेंट्स, इसको भी अनकमेंट कर देंगे। और उसके बाद जो है ये ओपी कैसे डॉट इनेबल अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर ओवरराइड को भी हम यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, जेंड एक्सटेंशन ओपी कैसे डॉट एसओ को, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट पाथ क्या है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। बाद में उसकी हम पाथ पहले चेक कर लेते हैं, पाथ कहाँ है, फिर इसके बाद इस फाइल को फिर से एडिट करके हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सेव कर लिए और चेक करते हैं कि वो फाइल ओपी कैसे डॉट एसओ कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। वो नॉर्मली cd usr lib यहाँ पे cd php, यस, ये इसमें यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे है। तो इस लाइन में चले जाते हैं, इस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। यस, ये ओपी कैसे डॉट एस, तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो हम टोटल पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
ये फाइल को php.ini फाइल को दोबारा ओपन करके लास्ट में जेंड एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं। यस, यहाँ पे हम जेंड अंडरस्कोर एक्सटेंशन इक्वल टू जो ओपी कैसे की एग्जैक्ट पाथ है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और उसका नाम देते हैं ओपी कैसे .so और इसको हम सेव कर देते हैं और हम अपाचे को रिस्टार्ट कर देते हैं। यस, फाइनली जेंड कैश जो है इसमें प्रॉपर तरीके से कैशिंग इनेबल्ड हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया और इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। यस, तो इट्स ओके। एपीसी यूजर कैश 0, तो प्रॉपर तरीके से ये कॉन्फ़िगर हो गया कैशिंग। और इसका अगर डिटेल देखना चाहते हैं कि कैशिंग वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए एक टूल्स आते हैं, वो चाहे तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पे उसको हम सर्च कर लेते हैं। जेंड ओपी कैशे मैनेजमेंट, ये प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे ये डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। और ये ओपी कैश मैनेजमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन्स पे चले जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स। चूज ए फाइल, यस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन, अपलोड दिस फाइल और यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन्स फ्रॉम द जिप फाइल। वैलिडेशन सक्सेसफुल, कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू। अपग्रेड Moodle database now, कंटिन्यू। यस, तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसको हम ओपी कैश मैनेजमेंट को कहाँ से देख सकते हैं? आप सर्वर में चले जाएंगे, सर्वर रिपोर्ट्स, यस, ओपी कैश मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन करेंगे। यस, अब यहाँ देख सकते हैं पूरी डिटेल्स है। जेंड ओपी कैश 7.46 वर्जन है, PHP ये है, Moodle LMS होस्ट नेम है और ब्लैकलिस्ट फाइल, तो ये कैशिंग दिखा रहा है, हिट रेट 59% और नंबर ऑफ कैश फाइल्स 1789, नंबर ऑफ हिट्स 2668। तो ये मतलब अब यहाँ से आप देख सकते हैं कैश मैनेजमेंट को इस प्लगइन की हेल्प से।
ये रहा कैशिंग। कैशिंग से करने इनेबल करने से बेनिफिट होगा कि आपकी जो साइट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ब्राउजिंग फास्ट रहेगी, काफ़ी चीज़ें जो बार-बार स्टैटिक के वो कंटेंट को जो फेच किया जाता है वो अगर कैश होता है तो आपकी साइट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव रहती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपीयरेंस में। अपीयरेंस में कुछ चेंजेस और करेंगे थोड़ा-सा इस साइट में। जैसे कि सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे, अपीयरेंस में लोगो चेंज करेंगे। यहाँ पे लोगो अभी हमने इस साइट का लोगो नहीं दिया है, तो यहाँ पे लोगो में क्लिक करेंगे और एक लोगो आप क्रिएट कर लेंगे। लोगो क्रिएट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगो को, एक मैंने लोगो क्रिएट किया है छोटा सा पीएनजी फाइल, logo.png फाइल, और इसको हम अपलोड करते हैं। यस, सेव चेंजेस। यस, तो ये लोगो हो गया। आप देखना चाहते हैं तो साइट होम पे क्लिक करके आप देखेंगे। यस, तो ये देखेंगे कि ये लोगो अपलोड हो गया। अब अगर किसी विदाउट लॉगिन के आप इसको कहीं पे चेक करते हैं, किसी हम दूसरे ब्राउज़र को लॉगिन करते हैं हम। यस, तो ये है। और यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन, अपीयरेंस, लोगो, कॉम्पैक्ट लोगो। कॉम्पैक्ट लोगो में भी एक आप दे सकते हैं। सेव चेंजेस। यस, ये तो इस तरह जो है लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने साइट को, साइट का लोगो। इसके बाद जो है हम थीम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है थीम सेटिंग्स में आ जाते हैं। थीम सेटिंग्स में ऐसा कुछ ऑप्शंस है। यस, आप जो है मेनू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप मेनू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, और भी मेनू आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे मेनू क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल को कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, कोर्सेज, ऑल कोर्सेज, और कोर्स सर्च, यहाँ सर्च ऑप्शन दे सकते हैं, FAQ, यहाँ पे अगर डैश लगाएंगे तो मतलब सब मेनू, उसके बाद का मेनू रहेगा, सब मेनू रहेगा। अगर डैश है तो मेन मेनू रहेगा। यहाँ पे आप उसका URL आप दे देंगे, या जो भी आपका पाथ होगा उस फाइल को पाथ दे देंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही रखते हैं, और कोर्स और FAQ, और यहाँ करके इसको हम सेव करके देखते हैं।
यस, आप देख रहे होंगे ये ऑप्शंस आ गया, ऑल कोर्सेज, कोर्स सर्च और एफएक्यू। तो इस तरह जो है यहाँ पे सब मेनू आप क्रिएट करना चाहें तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह जो है यहाँ पे यूजर मेनू है, लॉगिन करने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे उसी तरह आप यहाँ पे भी और भी लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे लॉगिन होने के बाद क्या-क्या मेनू आना चाहिए उसको आप यहाँ पे ऑप्शन इस तरह दे सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कस्टम मेनू आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाया है। और यहाँ पे थीम सिलेक्टर्स हैं। अगर आपने मल्टीपल थीम इंस्टॉल कर रखे हैं तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही थीम्स इसमें इंस्टॉल्ड है। तो इसमें अगर यहाँ अगर मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल्ड होते तो यहाँ पे चेंज थीम करके आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो प्री इंस्टॉल्ड है उसमें 2 ही थीम्स हैं, एक बूस्ट है और एक क्लासिक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है थीम बूस्ट है और क्लासिक में तो क्लासिक में अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्लासिक में और अगर और भी बहुत से थीम्स यहाँ पे आपको मूडल की वेबसाइट से मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके आप जैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो वैसे ही थीम्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। थीम यहाँ पे ये देखिए काफ़ी थीम्स अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल जैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो वैसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे जब थीम सेलेक्टर में आएंगे और वहाँ पे तो फिर यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर थीम्स को आप चेंज करेंगे। इस टॉपिक को भी हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी की कोई पर्टिकुलर थीम्स को अपलोड करके और उसको कस्टमाइज करना भी उसको हम बताएंगे किस तरह को उसको हम कस्टमाइज करते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बूस्ट थीम है उसी के बारे में बेसिक सेटिंग्स हम करके आपको दिखा रहे हैं। तो और इसके बाद यहाँ ये बात होगी थीम सेलेक्टर की। अब जो बूस्ट थीम है उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप जो है आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि आप एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जैसे कि एक मैंने बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड किया है। यस, एक मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक हाई रेजोल्यूशन का आप बैकग्राउंड इमेज क्रिएट कर सकते हैं या बना कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर दीजिए और यहाँ सेव चेंजेस। और ये जो है बैकग्राउंड थीम्स बैकग्राउंड इमेज अपलोड हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। यस, ये देखिए बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गया, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, ये फोरग्राउंड पे है। तो इस तरह जो है बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आ जाएंगे।
एडवांस सेटिंग्स में काफ़ी कस्टम्स इनिशियल्स यहाँ पे ऐड करने करके काफ़ी इसमें स्क्रिप्ट होते हैं जो आपको मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्रेडिट जो है मॉडल का, ये क्रेडिट वाला ऑप्शन आप हटाना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। इस चीज को आप हटाना चाहें तो इसको हटा सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ये कोड है, मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फुटर हैश पेज हाइफन फुटर डिसेबल नल, और इसका कोड यूज करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मेंशन करूंगा, और इसको करके और आपको सेव कर देंगे। तो जो है यस, तो आप देखेंगे कि वो ऑप्शंस हट गया। यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इसके उसमें लॉगिन पेज में, लेकिन जो है यूजर पेज में और विदाउट लॉगिन पेज में जो है वो हट जाएगा। इसके डैशबोर्ड से भी हट चुका है। यस, देखिए वो ऑप्शंस हट गया, वो क्रेडिट वाला पोर्शन जो है मॉडल का वो हट गया। तो इस तरह जो है उसका वो ऑप्शंस इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं बूस्ट थीम्स में। तो इस तरह आप इसकी अपीयरेंस में चेंजेस कर सकते हैं, और भी करने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मैं टाइम टू टाइम मैं सभी जो भी टॉपिक आते रहेंगे उनको मैं कवर करता रहूँगा। अब जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है सिस्टम पाथ, इसको हम सेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सिस्टम पाथ में आ जाएंगे पाथ टू पीएचपी, तो यहाँ पे पीएचपी का पाथ सेट करना होगा। वैसे बाय डिफॉल्ट इसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से इनका कहना है कि यूजर्स बिन पीएचपी में ये अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि है कि नहीं है। यहाँ से एक कमांड यूज करेंगे वेयर इज पीएचपी, तो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका पाथ हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। और part of php.cli, if you enter this cron script can be executed from admin web interface। तो यहाँ से स्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज होगा। तो और यहाँ पे अब du का पाथ सेट करना होता है। du इसीलिए यूज होते हैं, पेज दैट डिस्प्ले डायरेक्टरी कंटेंट विल रन मच फास्टर फॉर डायरेक्टरीज विद a lots of फाइल। तो इनका भी कहना है कि ये usr हाइफन स्लैश बिन स्लैश du में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। यस, तो ये यहाँ पे du यहाँ पे अवेलेबल है। इसको भी पाथ का सेट कर देते हैं। उसी तरह ये स्पेल देखते हैं कहाँ इंस्टॉल्ड है, उसका पाथ क्या है। यस, यही बात है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ये स्पेल
क्या यूज क्या है, यूजर मस्ट स्पेल द करेक्ट पाथ टू एक्सेस टू यूज स्पेल चेकिंग। स्पेल स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज किया जाता है ये टूल्स। डॉट पाथ टू डॉट इसका पाथ है डॉट का, चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ डॉट, यस, तो ये बात है डॉट का, उसको भी सेट कर देते हैं। जीएस का पाथ ऑलरेडी सेट है। पाइथन पाइथन का चेक कर लेते हैं पाथ क्या है। यस, ये बात है। सेव चेंजेस कर लेते हैं। यस, तो सभी के पास सेट हो गए। ये टूल्स इम्पोर्टेंट है काफी ये मॉडल की साइट के लिए, तो ये पाथ सेट करना जरूरी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक है सपोर्ट कांटेक्ट। आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कांटेक्ट डिटेल का, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को यूजर को अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करता है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एक दे सकते हैं और एक स्टैटिक पेज क्रिएट करके यहाँ पे उसका पाथ सेट कर देंगे, तो एक स्टैटिक कांटेक्ट पेज का बना यूज करके यहाँ दे सकते हैं। और सपोर्ट नेम दे सकते हैं सपोर्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं सपोर्ट, तो कुछ भी लिख देते हैं तो ये सपोर्ट के लिए डिटेल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे डिटेल इसका सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और एक है ऑप्शन मेंटेनेंस मोड। अगर कभी सर्वर में कुछ मेंटेनेंस करना है और आपको मैसेज देना है या उसमें कुछ टेम्पररी कुछ समय के लिए साइट को मेंटेनेंस मोड में डालना है, तो इसको यहाँ से मेंटेनेंस मोड डाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे इनेबल करेंगे और यहाँ पे मैसेज देखते हैं, दिस साइट इज अंडर मेंटेनेंस। तो जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज दे सके और इसको सेव कर देंगे। तो आप जो भी यहाँ पे विजिट करेगा इस साइट पे, तो सिंपल यही मैसेज लिख के आएगा, दिस द साइट इज अंडर गोइंग मेंटेनेंस एंड कनेक्टली नॉट अवेलेबल। तो इस तरह ये है, अगर मेंटेनेंस टाइम में अगर मेंटेनेंस मोड में आप करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हैं। और फिर अगर उसको आप यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे तो आपकी साइट फिर से लाइव हो जाएगा। इससे हम डिसेबल करके अब चेक करते हैं। यस, तो देखिए अब साइट हमारी जो है लाइव हो गया। तो इस तरह मेंटेनेंस मोड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे PHP इन्फो का देख सकते हैं, PHP की इंस्टॉल्ड PHP के बारे में कि क्या वर्जन इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से इसमें क्या क्या इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे PHP की पूरी डिटेल देख सकते हैं PHP इन्फो के। और वो भी कैश मैनेजमेंट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और अब जो है इसमें टास्क के बारे में हम बताते हैं। टास्क के लिए बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, तो बैकग्राउंड में होते हैं तो उसके लिए क्रॉन जॉब सेट करना जरूरी है।
जैसे कि टास्क बैकग्राउंड, ये टास्क प्रोसेसिंग के लिए क्रॉन जॉब सेट होना चाहिए, अदरवाइज ये टास्क जो है टास्क प्रोसेसिंग और शेड्यूल टास्क नहीं वर्क करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग भी शो कर रहा है। यहाँ पे है द admin CLI cron.php script it has never been run and scheduled run every 1 minute। तो इसको आपको cron job सेट कर देते हैं। तो उसी तभी ये टास्क प्रोसेसिंग काम कर पाएगा। तो cron जॉब सेट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं cron tab -u ww data -e, ये ओपन हो गया और यहाँ पे हम cron जॉब को सेट करते हैं। उसके लिए ये इस जो है cron.php को रन करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो जहाँ मूडल डायरेक्टरी है www-html CLI cron.php, यहाँ पे ये फाइल cron.php अवेलेबल है और इसको जो है एवरी मिनट 1 मिनट जो है ये cron जॉब चलता रहेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है अपाचे को रिस्टार्ट कर देते हैं। यस, अब आप चेक करते हैं कि स्टेटस सर्वर में नोटिफिकेशंस, यस देखिए वो वार्निंग जो है हट गया। तो ये ऑप्शंस मैंने cron जॉब सेट कर दिया। अब cron जॉब सेट करने की वजह से जो है जो भी टास्क बैकग्राउंड में जो भी टास्क प्रोसेसिंग होंगे वो टास्क प्रोसेसिंग शेड्यूल टास्क वगैरह जो है वर्क करेंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं जो शेड्यूल कर सकते हैं टास्क को। जब हम कोड्स क्रिएट करेंगे तो उसमें भी काफी शेड्यूल टास्क क्रिएट होंगे ऑटोमेटिक। तो ये जो है जो हमने cron जॉब सेट किया है तो उस हिसाब से वो एवरी मिनट वो रन करता रहेगा बैकग्राउंड में। तो उसके बाद अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशंस स्टूडेंट को, यूजर्स को कोई अगर नोटिफिकेशन टीचर्स या मैनेजर कोई नोटिफिकेशन देना चाहता है उनके मेल पे, तो उसके लिए आपको मेल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, आउटगोइंग मेल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको SMTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होना चाहिए। अगर आपके पास जो है आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में मेल सर्वर है तो यहाँ पे SMTP की डिटेल्स यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। SMTP होस्ट, SMTP सिक्योरिटी, SMTP ऑथ नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और ठीक है, तो इस तरह और किस मेल से वो नोटिफिकेशन जाएगा इसके लिए है नो रिप्लाई, मतलब नो रिप्लाई एट। तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कोई मेल सर्विस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जीमेल का मेल्स SMTP कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल में आप सर्च करेंगे जीमेल SMTP सेटिंग्स, यस। तो जैसे यहाँ पे है SMTP का आपको जो भी आपका जीमेल का एड्रेस है वो, पासवर्ड
और smtp@gmail.com यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस, और सिक्योरिटी में SSL 465 SSL और और लॉगिन मेथड जो है लॉगिन, और SMTP यूजर नेम आप जो भी आपके ईमेल आईडी हो, फॉर एग्जांपल abc@gmail.com समथिंग, जो भी पासवर्ड है यहाँ पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और टेस्ट आउटगोइंग मेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, और टेस्ट करके यहाँ पे अगर आपको मेल रिसीव होता है तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे। और उसके साथ साथ में यहाँ पे नो रिप्लाई एड्रेस, यहाँ नो रिप्लाई एड्रेस भी आप दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये है। आप चाहे तो ये इसका ये नाम दे सकते हैं। या तो आप अपने खुद के उसमें कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, और अलाउड ईमेल और डोमेन्स को अलाउ कर सकते हैं आप। जैसे पर्टिकुलर डोमेन को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ अलाउड ईमेल डोमेन्स, तो हर डोमेन की लिस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, और बाकी है, और यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका जो है आउटगोइंग मेल कॉन्फ़िगरेशन काम कर लेगा, जिससे कि आप किसी तरह का भी मेल सेंड करेंगे या मॉडल के थ्रू, या कोई भी नोटिफिकेशन होगा, किसी तरह का भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट या यूजर को देना होगा तो उनके मेल पे सेंड हो जाएगा। तो इस तरह जो है मेल कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। उसी तरह है इनकमिंग मेल कॉन्फ़िगरेशन है। इनकमिंग मेल कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप मॉड्यूल के अंदर ही मेल रिसीव करना चाहते हैं, और कभी-कभी ज़रूरत होता है जब आप कोर्स क्रिएट करेंगे, वहाँ पे फोरम वगैरह क्रिएट करेंगे, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी सेम है, इनेबल मेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट नो है। आप यहाँ पे यस कर लेंगे। मेल बॉक्स नेम की स्कूल फुल नाम दे दिया, मेल बॉक्स नेम दे दिया, डोमेन है gmail.com, और ये है off.gmail.com। सर्टिफिकेट SSL, ठीक है। यूजर नेम में जो भी आप जीमेल का यहाँ पे जीमेल ऑफ सेटिंग, POP3 फेचिंग का pop.gmail.com, POP3 पोर्ट नंबर 995 TLS ऑन। तो इस तरह जो है इसमें यूजर नेम पासवर्ड देके आप सेव कर देंगे। तो आपका इनकमिंग मेल आप जो है मेल भी आप डायरेक्ट यहाँ मॉडल के साइट के अंदर ही मेल रिसीव कर पाएंगे। और इनकी जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि काफी फोरम वोरम जब आप क्रिएट होंगे तो वहाँ फोरम पर रिप्लाई आएंगे, या कभी या स्टूडेंट कोई रिप्लाई करता है आपकी मेल को, तो आप यहाँ पे भी मेल रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है आप अपने खुद के जीमेल पे या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेल है उस पे भी रिसीव कर लेंगे। तो आपके लिए दोनों ऑप्शंस हैं ईमेल मेल कॉन्फ़िगरेशन का। अब एक जो है रिपोर्ट्स मैनेजमेंट का, आप काफी सर्वर का रिपोर्ट्स के देख सकते हैं। जैसे अगर कोई कमेंट्स वगैरह आए हैं तो कमेंट्स का यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, अभी जो साइट कॉन्फ़िगर हो रहा है, तो अभी कोई कमेंट्स नहीं है।
जब कोर्स वगैरह आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स के ऑप्शंस भी होते हैं कि यूजर अपना कमेंट्स भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर कमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे कमेंट्स की पूरी लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे कमेंट्स देख सकते हैं। उसी तरह बैकअप का क्या स्टेटस है, बैकअप की पूरी लिस्ट कब कब का बैकअप हुआ है, तो यहाँ पे बैकअप ये ऑटोमेटिक बैकअप हैव नॉट बीन इनेबल्ड बाय दिस साइट एंड, तो इनेबल्ड है भी नहीं अभी। और जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे बैकअप ऑप्शन इसमें इनेबल करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज की स्टेटस यहाँ देख सकते हैं, क्या-क्या चेंजेस अभी रिसेंटली मैंने किया है, तो जो भी चेंजेस किए हैं वो पूरी डिटेल्स टाइम वाइज आ रहा है। और इसके अलावा इवेंट लिस्ट्स है, अगर कुछ इवेंट क्रिएटेड है तो उसके लिए यहाँ इवेंट लिस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे लॉग्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूल्स ऑल पार्टिसिपेंट्स पर्टिकुलर यूजर्स का लॉग चेक कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है लाइव लॉग्स देख सकते हैं। यस, ये लॉग मॉनिटरिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ओवरव्यू, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और सिक्योरिटी चेक और सिस्टम स्टेटस जैसे देखते हैं सिस्टम की क्या स्टेटस है। इट्स ओके, इन्वायरमेंट ओके, अपग्रेड ओके, ग्राउंड रनिंग ओके, टास्क मैक्स फेल डेली डिले ओके, एडहॉक टास्क क्यू ओके। तो एवरीथिंग इज ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसमें सब कुछ ठीक है। सिस्टम स्टेटस ओके है, हेल्दी है। और इवेंट मॉनिटरिंग रूल इसको चेक कर सकते हैं, तो अभी ऐसा कुछ इनेबल है नहीं इवेंट मॉनिटरिंग रूल, करेंटली डिसेबल है, इसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पैम क्लीनर का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि जब हम कोर्स क्रिएट करेंगे और कोर्स क्रिएट में वहाँ पे फोरम के भी ऑप्शन, अगर फोरम भी क्रिएट अगर करते हैं तो इसमें चेक कर सकते हैं कि यूजर्स या जो है स्टूडेंट कुछ ऐसे मतलब इस तरह की कोई ऐसे कीवर्ड का यूज है, ऐसे कुछ स्पैम वर्ड यूज तो नहीं कर रहे हैं जो कमेंटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप वो पर्टिकुलर वर्ड इसमें सर्च करके आप इसमें टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो अगर साइट में किसी भी फोरम में कहीं भी अगर इस तरह के वर्ड मिलेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैसीनो, फोन, एक्सेस, समथिंग, जो भी कोई इस तरह के वर्ड आपको लगता है स्पैमिंग वर्ड, तो यहाँ पे डाल के आप सर्च कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैसीनो टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो सर्च फॉर दीज कीवर्ड, तो बताया है कि नो यूजर मैचिंग योर एजेंट, तो ठीक है, इसका मतलब कोई भी स्पैम वर्ड यूज नहीं है। तो इस तरह जो है इस अपने ये बेसिक साइट सेटअप था। आ, और इसमें और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, उनको करना बाकी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्स क्रिएट करेंगे, कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं, और कैसे इनरोलमेंट कर सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कहीं आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग द आईटी सेशन लाइव।